मेरा नाम श्रद्धा है। ओ माँ, मैं बुरी तरह से कमर दर्द से तड़प रही थी और मेरा बेटा और बहू अपने कमरे में आराम से एसी चलाकर सो रहे थे। मेरी हालत इतनी बुरी हो रही थी कि मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। मैं जानती थी कि इस घर में सिर्फ और सिर्फ मैं एक बोझ हूँ, लेकिन जब मेरी कमर का दर्द हद से ज़्यादा बढ़ गया, तो मैंने डरते डरते अपने बेटे और बहू को आवाज़ लगा ही दी थी। पहले तो उन लोगों ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी, लेकिन जब मैंने कोशिश करके कई बार आवाज़ लगाई, तो मेरी बहू ने गुस्से में आकर गर्म पानी जानबूझकर मेरे ऊपर गिरा दिया था। हालांकि मेरी कोई गलती भी नहीं थी। मैं बुरी तरह से चिल्ला रही थी, जलन से तड़प रही थी। मेरी चीखें सुनकर मेरी पड़ोसन भागी भागी हमारे घर पहुंची। जब उसने मेरी हालत देखी, तो उसे मुझ पर बहुत तरस आया था। उसने मेरे बेटे और बहू से मेरी हालत के बारे में पूछा, तो वो दोनों झूठ बोलने लगे। मेरी पड़ोसन ने फौरन ही एम्बुलेंस बुलाई थी और मुझे अस्पताल ले गई थी। मैं लगभग 3-4 दिन तक इसी तरह अस्पताल में पड़ी रही थी। जब एक दिन मेरी बेटी दिव्या लंदन से हिंदुस्तान पहुंची और अगले ही दिन मेरी जालिम बहू और मेरे बेटे पर मुसीबत टूट पड़ी थी, क्योंकि 22 जून कड़कती हुई गर्मियों के दिन चल रहे थे। रात का समय था। कच्ची ईंटों से बने हुए घर में पूरी तरह से खामोशी छाई हुई थी। इस घर में मौजूद लगभग सभी कमरों के दरवाजे बंद थे, लेकिन एक कमरे में एसी चलने की हल्की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी, और वो था मेरे बेटे और बहू का कमरा। वो दोनों ठंडक में बड़ी आराम से मजे के साथ सो रहे थे। उन्हें ये बात पता थी कि इस घर में उनकी बूढ़ी माँ भी रहती है, लेकिन फिर भी उन्हें अपनी माँ की कोई परवाह नहीं थी। मैं बूढ़ी औरत आंगन में पुरानी सी चारपाई पर लेटी हुई थी। मेरे बाल अब पूरी तरह से सफेद हो चुके थे। ये सब कुछ उम्र की वजह से नहीं था, बल्कि वक्त और हालात में और मेरे अपनों ने ही मुझे समय से पहले बूढ़ा कर दिया था। वरना सुखी और सेहतमंद लोग तो बुढ़ापे में भी जवान लगते हैं। मैं अपनी जवानी में बहुत सुंदर और सेहतमंद हुआ करती थी, लेकिन तब मैं खुश रहती थी। तब मेरे हालात बहुत अच्छे थे। यहाँ तक कि शादी के बाद भी मैं बहुत अच्छी हुआ करती थी। बच्चे भी जवान हो गए। सभी लोग मेरी सुंदरता की तारीफ करते थे। लेकिन जब मैंने अपने बेटे की शादी की और बहू घर में आई, तब से ही फिक्र और परेशानियों ने मेरे बाल सफ़ेद करने शुरू कर दिए थे। मुझे वक्त से पहले बूढ़ा करने के साथ साथ वक्त से पहले मुझे ऐसा बीमार भी बना दिया था, जिसको कोई बड़ी बीमारी ना होने के बावजूद भी बीमारियों ने घेर रखा था। मेरा चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। मेरी कमर में भी बहुत तेज दर्द हो रहा था, जिसकी वजह से मैं बुरी तरह से तड़प रही थी। लेकिन मेरी देखभाल करने के लिए भी कोई मौजूद नहीं था। दर्द की वजह से मेरी सांसें भी रुक रुक कर चल रही थी। कमर दर्द इतना ज्यादा तेज हो रहा था कि मैं बार बार अपनी करवट बदलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कमजोरी और बुढ़ापे की वजह से मैं ऐसा नहीं कर पा रही थी। ऐसा लगता था जैसे किसी ने मेरी सारी हड्डियों को एक साथ तोड़ मरोड़ कर रख दिया हो। मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि अगर कोई अजनबी इंसान भी मुझे देख लेता, तो वो भी मुझ पर तरस खाने के लिए तैयार हो जाता। मेरे पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे। कई दिनों से मैं एक जोड़ी कपड़े पहने ही इस हालत में थी। मेरे कपड़े काफी मेले हो चुके थे, लेकिन किसी ने ना तो मेरी तरफ देखा था और ना ही मेरे कपड़ों की तरफ ध्यान दिया था। मुझे इन कपड़ों से बहुत उलझन महसूस हो रही थी। हालांकि मेरे बेटे और बहू मेरी इस हालत के बारे में बहुत अच्छे से जानते थे, लेकिन फिर भी वो दोनों अनजान बने हुए थे। जिस बेटे को मैंने इतने लाड प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया, वही मेरे साथ किनारा करके बैठा हुआ था। उसे मेरी कोई परवाह नहीं थी। मैंने उसकी परवरिश ऐसी तो नहीं की थी। मैंने तो अपने बेटे को अच्छे संस्कार दिए थे, बड़ों की इज्जत करना सिखाया था, लोगों की मदद करना सिखाया था और माता पिता का आदर करना भी सिखाया था। मगर फिर भी न जाने क्यों मेरा बेटा इतना ज्यादा लापरवाह हो गया कि अपनी माँ की उसे ना तो कोई कदर थी और ना ही चिंता थी। वो उस समय अपनी पत्नी के साथ कमरे में बंद था और उसे अपनी माँ के बारे में कुछ भी पता नहीं था। मैं काफी देर से इस दर्द को बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन रात के पिछले समय जब दर्द हद से ज्यादा बढ़ गया, तो मैंने मजबूर होकर अपने बेटे और बहू को आवाज लगाई थी कि वो लोग आकर मुझे देख लें, मेरी मदद कर दें। मेरी आवाज बेटे को आवाज लगाते हुए कांप रही थी। दर्द की बेचैनी की वजह से मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। हालांकि मुझे काफी देर से ये तकलीफ महसूस हो रही थी, लेकिन मैंने डर की वजह से अपने बेटे को आवाज नहीं दी थी। मैं अपने ही बेटे से इतना ज्यादा डरने लगी थी कि उसे अपनी कोई छोटी से छोटी परेशानी भी आसानी से नहीं बता सकती थी।
जबकि ये तो बहुत बड़ी परेशानी थी। मैंने कहा, जीवन, जीवन बेटा, आ जाओ, मुझे दवाई दे दो, मेरे बहुत दर्द हो रहा है। इसी तरह कई बार आवाज़ लगाने पर मेरी आवाज़ मेरी बहू के कानों तक पहुंची थी। बेटा तो नहीं आया था, लेकिन थोड़ी बहुत देर के बाद गुस्से की हालत में दरवाज़ा खोलकर बहू आ गई थी। उसके चेहरे से ही पता लग रहा था कि उसे रात के इस समय मेरा बुलाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, लेकिन मेरी मजबूरी थी जो मैंने अपने बेटे को आवाज़ लगाई थी, वरना तो मैं कभी भी अपने बेटे और बहू को डिस्टर्ब नहीं करती थी। मेरा बेटा जैसे ही कमरे में चला जाता था, मैं कभी उसको नहीं बुलाती थी, कभी कितनी भी इमरजेंसी होने के बावजूद भी उसे आवाज़ नहीं देती थी, बल्कि उसके कमरे से बाहर निकलने का इंतज़ार करती थी। मेरी बहू का नाम अदिति था। उसके चेहरे पर झुंझलाहट मुझे आज साफ दिखाई दे रही थी। उसने पहले तो गुस्से से मुझे देखा और फिर अपनी कमर पर हाथ रखते हुए दो बातें कड़वे शब्दों में कहकर किचन की तरफ चली गई थी। उसके शब्द कुछ इस तरह थे, क्या बात है बुढ़िया, रात के इस समय क्यों हमें परेशान कर रही हो? पता है जीवन और मैं इस समय कितने आराम से सो रहे थे, तुमने तो हमें परेशान ही करके रख दिया। उसकी बातें सुनकर मेरा रोना और भी ज्यादा बढ़ चुका था। मुझ जैसी लाचार माँ और कर भी क्या सकती थी। कुछ ही लम्हों के बाद अदिति किचन से खौलता हुआ पानी एक पतीले में लेकर बाहर आई थी। मैं तो समझ रही थी कि वो मेरे लिए शायद कोई दवाई बनाकर लाई है। मेरे दिल को थोड़ी तसल्ली मिली थी, लेकिन जब बहू ने वही खौलता हुआ पानी मुझ पर डाल दिया तो मेरा पूरा शरीर झुरझुरी लेकर दुबक गया था। एक दिल दहला देने वाली चीख मेरे मुंह से निकली थी। मेरी चीख ऐसी थी कि जैसे किसी ने जिंदा इंसान को आग में झोंक दिया हो। मुझे अपनी आंखें बंद होती हुई महसूस हो रही थी और पूरे शरीर पर जलन की तपिश लग रही थी। खौलते हुए पानी की वजह से मेरे शरीर की खाल झुलस गई थी और मेरा शरीर कांपना शुरू हो गया था। मैं जमीन पर बुरी तरह से तड़पती हुई गिर गई थी। मेरी जोरदार चीखने की आवाज सुनकर मेरा बेटा जीवन भी अपने कमरे से बाहर निकल आया था। वो एक तरफ खड़ा होकर मुझे देख रहा था। मैं तड़प रही थी, बंद होती हुई आंखों को बार बार खोल खोल कर अपने बेटे को देख रही थी, लेकिन वो मदद के लिए या हमदर्दी के लिए भी मेरे करीब नहीं आया था, बस दूर खड़ा रहा। उसने अपनी पत्नी को भी कुछ नहीं कहा था और ना ही उसने अपनी पत्नी से ये पूछने की कोशिश भी की थी कि उसने उसकी मां पर खौलता हुआ पानी क्यों डाला। मेरी आधी रात को चीखने की आवाज सुनकर आसपास के लोगों ने भी घर में जमा होना शुरू कर दिया था। लोग मेरी हालत देखकर दंग रह गए थे और मेरे बहू और बेटे से पूछने लगे कि आखिर श्रद्धा बहन की यह हालत कैसी हुई है। लेकिन मेरे बहू और बेटे ने उन लोगों से झूठ बोल दिया था। उनसे कहा था कि मुझसे खुद ही गलती से अपने ऊपर पानी गिर गया। मैं जो अब धीरे धीरे बेहोशी की हालत में जाने लगी थी, फिर भी अपने बेटे और बहू का ये झूठ अपने कानों से सुन चुकी थी। सच क्या था, इस बारे में किसी को कुछ पता नहीं चल सका था। मैं तो गहरी बेहोश हो चुकी थी। तभी हमारी एक पड़ोसन रेखा आगे बढ़ी थी। उसने जैसे ही मेरी हालत को देखा तो उसके कदमों तले से जमीन निकल पड़ी थी। उसने कांपते हुए हाथों के साथ एम्बुलेंस को फोन किया था, क्योंकि मेरी हालत को देखकर उसके होश उड़ चुके थे। रेखा बहन एक बहुत अच्छी औरत थी। हमारे घर मेरे बेटे की शादी से पहले वो बहुत आया करती थी, लेकिन अब उसने हमारे घर आना कम कर दिया था। मेरे बहू और बेटा नहीं चाहते थे कि मैं अस्पताल जाऊं। वो बार बार झूठ दोहरा रहे थे, मगर रेखा बहन सच के बारे में जानती थी। उसे ये तो पता था कि मेरे बहू और बेटा मेरे साथ कैसा व्यवहार करते हैं, क्योंकि वो कई बार उनका व्यवहार मेरे साथ देख चुकी थी। वो अच्छे तरीके से ये बात जानती थी कि मेरे बेटे और बहू कैसे हैं। एम्बुलेंस के आने तक मेरी कर्राहट पूरे घर में गूंजती रही थी, लेकिन मेरी बहू के चेहरे से ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी भी चीज का कोई भी फर्क ना पड़ रहा हो, और बेटे के चेहरे पर अपनी माँ की तकलीफ का बिल्कुल भी अफसोस नहीं था। थोड़ी ही देर के बाद मेरी बहू ने दबे दबे अंदाज में हंसना शुरू कर दिया था। जीवन भी अनजान बनकर खड़ा हुआ था। वो अपनी माँ की चीखों से ज्यादा अपनी पत्नी की नाराजगी से डरता था। रेखा बहन ने हिम्मत दिखाई थी और वो मुझे अस्पताल लेकर चली गई थी, क्योंकि उन्हें मुझ पर बहुत तरस आया था। बाकी कोई भी अस्पताल नहीं पहुंचा। जिन्हें पहुंचना चाहिए था वो भी नहीं पहुंचे। मैं अपनी बहू और बेटे की बात कर रही हूँ। अस्पताल का कमरा सुनसान और खामोश था। थोड़ी थोड़ी देर के बाद मेरी हिचकियां कमरे में गूंज रही थी। डॉक्टर और नर्स मेरा तेजी से इलाज कर रहे थे। मैं उस समय बेहद तकलीफ में थी, शायद जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही थी। लेकिन मेरी आंखों में सिर्फ एक ही सवाल था कि क्या मेरा बेटा
मुझसे मिलने के लिए आएगा, लेकिन मेरा बेटा तो मुझे देखने के लिए अस्पताल के दरवाजे तक ही नहीं आया था। मेरी आंखें धीमे धीमे खुल रही थी और बार बार कमरे के दरवाजे की तरफ उठ रही थी। मेरा बेटा जोरू का गुलाम बन चुका था। शादी से पहले वो मुझे बहुत इज्जत देता था, मेरा ख्याल भी रखता था, लेकिन पत्नी के आ जाने के बाद तो जैसे वो अपनी माँ को भूल ही गया था। वो तो अपनी पत्नी की हर बात को आंखें बंद करके मानता था। वो और उसकी पत्नी घर में बैठे हुए सोच रहे थे कि कैसे झूठ को सच्चा साबित किया जाए। उनको डर था कि अगर उनकी सच्चाई मोहल्ले वालों को पता चल गई तो उनकी बड़ी बदनामी होगी, लोग उन्हें बुरा भला कहेंगे। मुझे अस्पताल में रहते हुए 4 दिन गुजर चुके थे, लेकिन जीवन मुझसे मिलने के लिए अस्पताल नहीं आया था और मुझ बूढ़ी माँ की नजरें बार बार दरवाजे की तरफ फूट रही थी। लेकिन फिर भी मेरा बेटा नहीं आया। पता नहीं क्यों मेरा बेटा मुझसे इतनी नजर फेर चुका था, लेकिन मैं फिर भी उसका इंतजार कर रही थी। शायद ये मेरी ममता थी, क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत और मजदूरी के साथ अपने बेटे को पाला था और फिर अकेले पाला था। मैंने अपने बेटे की हर ख्वाहिश को बिना किसी हिचकिचाहट के साथ माना था। मैं खुद भूखी रह लेती थी, लेकिन अपने बेटे को रोज पेट भरकर खाना खिलाया करती थी, क्योंकि मेरा पति उसके बचपन में ही मर गया था। मैंने अपने बेटे को कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी थी। मैंने अपने बेटे की वजह से ही दूसरी शादी भी नहीं की थी, लेकिन मेरा बेटा तो अपनी पत्नी की मोहब्बत में इस कदर अंधा हो चुका था कि वो अपनी बूढ़ी माँ को भी भूल गया था और अपनी माँ से मिलने भी नहीं आया था। क्या उसे मेरी फिक्र नहीं थी? क्या उसे ये परवाह नहीं थी कि उसकी माँ की मौत भी हो सकती है? उसकी माँ उसे छोड़कर जा सकती है। क्या उसके दिल में थोड़ी भी मेरे लिए मोहब्बत नहीं जागी थी? रेखा बहन ही अस्पताल में मेरे साथ थी और मेरा ख्याल रख रही थी, यहाँ तक कि वो सारा खर्चा भी उठा रही थी। मेरी वजह से रेखा बहन को काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन वो एक भली औरत थी। ये सब कुछ भलाई की खातिर ही कर रही थी। कभी वो मेरे लिए खाने पीने का कुछ लाती थी और मेरी दवाई भी मुझे टाइम पर दिया करती थी। उसे मेरी फिक्र थी कि मुझे किसी चीज की कमी महसूस न हो। एक अनजान औरत जिसके साथ सिर्फ मेरा रिश्ता एक पड़ोसी का था, वो मेरे लिए सब कुछ कर रही थी, लेकिन जिसे मेरे साथ होना चाहिए था वो मेरे साथ नहीं था। वो तो अपनी माँ को देखने के लिए एक बार भी अस्पताल नहीं आया था, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसे ऐसा करने से रोक दिया था और वो अपनी पत्नी की बात ना मानकर घर पर ही बैठ गया था। मुझे अस्पताल में रहते हुए 4 दिन गुजर चुके थे, लेकिन जीवन को मेरा कोई एहसास ही नहीं हुआ था। 5वें दिन मुझसे मिलने के लिए एक लंबे कद वाली जवान लड़की आई थी और ये कोई और नहीं बल्कि मेरी अपनी बेटी थी, जो लंदन में पढ़ने के लिए गई हुई थी। उसे शायद मेरी हालत के बारे में पता चल गया था। जब अस्पताल में उसने मेरी इस झुलसी हुई हालत को देखा तो वो जोर से चीख पड़ी थी। वो मेरी लाडली बेटी थी। दौड़कर उसने मुझे गले से लगा लिया था और मेरे झुलसे हुए हाथों को अपने हाथों में ले लिया था, ताकि मुझे तसल्ली दे सके कि वो अब आ चुकी है और अब मैं अकेली नहीं हूँ। मेरी बेटी मेरे साथ है। अपनी माँ की हालत देखकर वो जोर जोर से रोना शुरू हो चुकी थी। उसे इस तरह से अपनी आंखों के सामने देखकर मुझे बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि मैं बहुत समय के बाद अपनी बेटी से मिल रही थी और वो मेरी हालत देखकर बहुत उदास थी। उसे बेहद गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि उसे अपने भाई और भाभी से इस तरह के बुरे व्यवहार की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो उसकी माँ को इस तरह जलाकर ही रख देंगे। मैंने कभी भी अपनी बेटी को उसके भाई और भाभी की हरकतों के बारे में कुछ बताया ही नहीं था। मेरी बेटी कोई कमजोर और बेसहारा नहीं थी, बल्कि वो एक एजुकेटेड और पावरफुल गर्ल थी, जो आज कई सालों के बाद अचानक से अपनी माँ को सरप्राइज देने के लिए आ गई थी। लेकिन जब उसने मोहल्ले वालों से अपनी बूढ़ी माँ के बारे में सुना कि उसकी माँ अस्पताल में भर्ती है और उसको बुरी तरह से जला दिया गया, तो वो दौड़ती हुई अस्पताल की तरफ आ गई थी। यहाँ तक कि वो अपने भाई भाभी से मिलने के लिए घर के अंदर तक नहीं गई थी। मेरी बेटी मेरे हाथ पकड़कर बुरी तरह से रो रही थी और बार बार वो यही कह रही थी कि माँ, आप एक बार मुझे बस ये बता दो कि उन लोगों ने आपके साथ ये सब क्यों किया, और अगर वो आपको इतना तंग करते थे तो आपने मुझे कभी कुछ बताया क्यों नहीं। मैंने अपनी आंखों में आंसू लेकर कहा, बेटी, मैं तुम्हें कैसे कुछ बताती। मैं तुम्हारी पढ़ाई खराब नहीं करना चाहती थी। तुम वैसे भी लंदन में पढ़ाई करने के लिए गई हुई थी। मैं तुम्हें हमारे घरेलू हालात बताकर तुम्हारी पढ़ाई में खलल पैदा नहीं करना चाहती थी। मेरी बेटी कहने लगी, माँ, भैया भाभी ने आपके साथ अच्छा नहीं किया। बस
अब मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगी। अपनी बेटी की आंखों में गुस्सा और जुनून देखकर मैं एक लम्हे के लिए डर गई थी। मैंने कहा, दिव्या बेटा, तुम ऐसी बातें मत करो, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। देखो, मैं जिंदा हूँ, यही सबसे ज्यादा अहम बात है। दिव्या कहने लगी कि माँ, आप पागल हो गई हो क्या? अगर आपको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? मैंने दिव्या को बहुत समझाया था कि वो अपने गुस्से पर काबू करे, लेकिन उसने अपनी माँ पर किए गए जुल्म का बदला लेने का फैसला कर लिया था। उसका कहना था कि जिसने भी उसकी माँ को नुकसान पहुंचाया है, वो उससे बदला लेकर रहेगी। उसने अपना पक्का इरादा कर लिया था। वो जिस चीज का भी पक्का इरादा कर लेती थी, उस चीज को वो करके ही दम लेती थी। मेरी बेटी लंदन में ही शादी कर चुकी थी और वहीं पर वो अपना बिजनेस संभाल रही थी। लंदन में उसे लोग एक कामयाब बिजनेस वुमेन की हैसियत से जानते थे। वो अपनी माँ के बिस्तर के किनारे पर बैठी फूट फूट कर आंसू बहा रही थी। जब उसने अपने हाथों को अपनी माँ के झुलसे हुए हाथों पर रखा था, तब उसके शरीर में एक सनसनी की लहर दौड़ गई थी। मैं अपनी बेटी को इतने सालों के बाद अपनी आंखों के सामने देखकर अपने दिल पर काबू न कर सकी थी और मैं बुरी तरह से रो रही थी। काफी देर हम दोनों माँ बेटी रोती रही थी। जब हम दोनों के दिल का गुब्बार हल्का हो चुका था, तो मेरी बेटी ने झुककर मेरे कानों में कहा था कि माँ, आप फिक्र मत करो, मैं अब आ चुकी हूँ। अब मैं आपका ख्याल रखूंगी। कोई भी आपको अब नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। माँ, आपको नहीं पता कि मैं आपको ऐसी हालत में देखकर कितनी तकलीफ महसूस कर रही हूँ, मगर अब और नहीं। आपने कभी मुझे कुछ नहीं बताया और अकेले ही चुपचाप सब कुछ सहती रही। ये तो अच्छा हुआ कि ऊपर वाले ने समय पर मुझे यहाँ पर भेज दिया, वरना तो आपकी कोई देखभाल करने वाला भी नहीं है। तभी कमरे में खड़ी हुई रेखा बहन ने गहरी सांस ली थी, जैसे वो बेफिक्र हो चुकी हो कि मेरी हिफाजत करने के लिए अब कोई आ गया है। कुछ ही मिनट के बाद डॉक्टर मेरा चेकअप करने के लिए आ गए थे। जलने के जख्मों की बेचैनी, इन्फेक्शन और सबसे बढ़कर मेरे शरीर की बूढ़ी हड्डियों पर होने वाले अत्याचार के बारे में डॉक्टर ने मेरी बेटी को सब कुछ बता दिया था, जिसे सुनकर मेरी बेटी का गुस्सा और भी बढ़ गया था और वो बार बार रो रही थी। मेरे साथ होने वाले अत्याचार के निशान मेरे बूढ़े शरीर पर अभी भी मौजूद थे। हालांकि मेरी बेटी अब आ चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद भी मेरी नज़रें बार बार दरवाजे की तरफ उठ रही थी और मैं अभी भी बेचैनी से अपने बेटे का ही इंतजार कर रही थी, जबकि मेरी बेटी मेरे साथ हमदर्दी करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। लेकिन फिर भी मुझे अपने बेवफा बेटे का इंतजार था, या यूं कहूं कि मुझे अपने खोए हुए उस बेटे का इंतजार है जो लापरवाही के रास्ते पर भटक चुका है। लेकिन मेरा बेटा था वो, जो अभी भी मुझे देखने के लिए एक बार भी नहीं आया था। यहाँ तक कि उसने फोन करके भी मेरे हालचाल पूछने की कोशिश नहीं की थी। वो ये भी देखने के लिए नहीं आया था कि कहीं उसकी माँ मर तो नहीं गई। उसे अपनी बूढ़ी माँ की कोई परवाह नहीं थी। लगभग 15 दिन तक मेरा अस्पताल में इलाज चलता रहा था और मेरी बेटी मेरे साथ ही थी। रेखा बहन का उसने बहुत बहुत धन्यवाद किया, क्योंकि जब तक मेरी बेटी नहीं आई थी, वो औरत हर लम्हा मेरे साथ थी और उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा था। उनके बाद मेरी बेटी ही मेरा ख्याल रख रही थी। दिव्या के आ जाने से मुझे काफ़ी सहारा मिला था। उसके बाद वो अस्पताल से मेरी छुट्टी करवाकर मुझे घर लेकर पहुंची थी। जैसे ही हम घर पहुंचे, तो पूरे मोहल्ले के लोग दरवाजे पर मौजूद थे। वहां पर मौजूद सारे लोगों की आंखों में कई सारे सवाल घूम रहे थे, लेकिन उन सभी के होठ खामोश हैं। मेरी बेटी मुझे लेकर सीधा घर के अंदर दाखिल हो गई थी और फिर उसने कमरे का रुख किया। लेकिन जब वो अपनी माँ के कमरे में पहुंची, तो कमरे का हाल देखकर वो दंग रह चुकी थी, क्योंकि मेरे कमरे की हर चीज बिखरी हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे कई हफ्तों से कमरे की सफाई नहीं की गई हो। ये तो सच ही था कि मेरे कमरे की सफाई नहीं होती थी। मेरी ऐसी कंडीशन नहीं थी कि मैं अपने कमरे की सफाई कर सकूं, और बहू वो मेरा कोई काम नहीं करती थी। दिव्या ने मुझसे कुछ नहीं कहा। मैं देख रही थी कि वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। वो खामोशी से मुझे कमरे में रखी चारपाई पर लेटाने के बाद सीधा अपने भाई और भाभी के कमरे की तरफ बढ़ गई थी, जो अभी भी अपने कमरे में एसी चलाकर मजे से सो रहे थे, जैसे उन्हें किसी भी चीज की कोई टेंशन न हो। दोपहर का समय था और अक्सर मेरा बेटा और बहू दोपहर के समय अपने कमरे में सोते थे। मेरी बेटी ने जैसे ही अपने भाई के कमरे में कदम रखा, तो वो दंग रह चुकी थी। मेरी बहू और बेटा कमरा बंद करके नहीं सोते थे, क्योंकि उनके कमरे में कोई नहीं जाता था, इसलिए वो बेफिक्र होकर सोते थे।
उन दोनों का कमरा साफ और सुलझा हुआ पड़ा था। इस कमरे को कीमती फर्नीचर से सजाया गया था। उसने अपने भाई के कमरे का दरवाजा जोर से धकेल दिया और गुस्से से अंदर की तरफ बढ़ गई। उसका भाई और भाभी अचानक से उसे घर में देखकर हैरान रह गए। दरवाजे की जोरदार आवाज सुनकर वो दोनों एक झटके से उठ बैठे थे। दिव्या ने अपनी भाभी से गुस्से में कहा कि तुमने मेरी माँ के साथ जो भी अत्याचार किए, मैं उसका तुमसे पूरा हिसाब लेकर रहूंगी। मेरा बेटा और बहू उसकी बातें सुनकर हैरान रह गए थे। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि दिव्या वापस आ चुकी है और उसको आते ही सारी सच्चाई पता चल जाएगी, क्योंकि उन्हें किसी ने भी उसके आने के बारे में खबर नहीं दी थी। मेरी बहू जो पहले से ही उसे अचानक इस तरह देखकर घबरा गई थी, कुछ ही लम्हों के बाद उसने अपने चेहरे के एक्सप्रेशन बदलते हुए कहा था कि दिव्या, तुम ये किस तरह की बातें कर रही हो और तुम कब आई? हमें तुम्हारे आने के बारे में पता ही नहीं चला। चलो बैठकर बात करते हैं। दिव्या ने कहा कि नहीं भाभी, मुझे आप लोगों की सारी सच्चाई पता चल गई है। आप लोगों ने मेरी माँ पर बहुत अत्याचार किए। बहू घबरा गई और कहने लगी कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है दिव्या, ये बात तुमसे किसने बताई है? ये सब झूठ है। दिव्या बोली, अच्छा तो फिर माँ का ये हाल कैसे हुआ? भाभी, उस समय आप कहाँ थी और मेरी माँ इतनी बुरी तरह से कैसे झुलस गई? मेरी बहू कहने लगी, अच्छा वो तो मम्मी जी ने खुद अपने ऊपर गर्म पानी गिरा लिया था, गलती से। अपनी भाभी के झूठ को सुनकर तो उसका खून ही खौल उठा था। उसकी नजरों ने अपने भाई की तरफ देखा था, जो शर्मिंदगी के मारे अपना सर झुकाकर बैठा हुआ था। कुछ ही लम्हों के लिए कमरे में खामोशी छा चुकी थी। उसकी आंखों में अपनी भाभी के लिए नफरत बखूबी दिखाई दे रही थी, लेकिन उसने पक्का इरादा कर लिया था कि वो अपनी माँ के साथ होने वाले एक एक जुल्म का बदला लेकर रहेगी। उसने कमरे से बाहर निकलकर घर के दरवाजे पर जमा औरतों से पूछताछ करनी शुरू कर दी थी कि उसे पूरी तरह से हकीकत के बारे में पता चल सके। मोहल्ले वाली औरतों ने उसे सच सच बताया कि कैसे उसकी भाभी और भाई उसकी बूढ़ी माँ के साथ अत्याचार करते थे। उसे अपने भाई से अपनी ही माँ के साथ इस व्यवहार की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। मेरी बेटी अपने भाई की बहुत इज्जत किया करती थी, लेकिन अब उसका अपना भाई उसकी नज़रों से गिर चुका था। मेरा बेटा यहाँ एक मामूली सी नौकरी करता था, जबकि मेरी बेटी लंदन में पढ़ लिख कर एक बड़ी और अमीर बिजनेस वुमेन बन चुकी थी। उसने शादी के बाद मेरा खर्च उठाने की पूरी पूरी जिम्मेदारी ले रखी थी। उसे लगता था कि उसका भाई मामूली सी नौकरी करता है, इसलिए उसके लिए घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा होगा। तो वो ये ख्याल करते हुए लंदन से अपनी माँ का हर महीने का खर्च भेज दिया करती थी, ताकि उसकी माँ भी सुखी रह सके, भाई पर बोझ भी न पड़े और उसकी माँ का अच्छी तरह से इलाज भी हो सके और उसकी माँ को कभी भी किसी चीज़ की कमी महसूस न हो। लेकिन उसके भाई ने उसके ही पैसों से अपने लिए और अपनी पत्नी के लिए सामान खरीद लिया। उसने 3 महीने पहले ही मेरे कमरे में एसी लगवाने के लिए अपने भैया के अकाउंट में पैसे भेज दिए थे, लेकिन मेरी बहू ने इन पैसों से अपने ही कमरे में एसी लगवा लिया था। उसे अपने भाई से इस तरह की घटिया उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि जब भी वो अपने भाई से अपनी माँ की तबीयत के बारे में पता करती थी, तो जीवन कहता था कि माँ तो बिल्कुल ठीक है। जीवन मेरी भी दिव्या से फ़ोन पर कम ही बात करवाया करता था, और जितनी देर मेरी बात दिव्या से फ़ोन पर होती, वो दोनों पति पत्नी मेरे सामने मौजूद होते थे और मुझे दिव्या से ज़्यादा बात नहीं करने देते थे। हर बार मेरी बेटी का फ़ोन आने पर जीवन और उसकी पत्नी यही कहा करते थे कि माँ जी बिल्कुल ठीक है, उनका इलाज भी हो रहा है। और कभी वो मेरी बेटी से कहता कि माँ जी घर पर मौजूद नहीं है, वो अपनी सहेलियों के साथ किटी पार्टी करने के लिए गई है। कभी कहते कि अपनी किसी रिश्तेदार के यहाँ गई हुई हैं। उसने तो अपने भाई की बातों पर अंधविश्वास कर लिया था, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसका भाई उसे धोखा दे रहा है। माँ के इलाज के लिए आने वाले पैसे वो अपने ऊपर और अपनी पत्नी पर लगाता, माँ पर नहीं। सारी रात मेरी बेटी को परेशानी की वजह से नींद नहीं आई थी और मैं अपनी चारपाई पर लेटी बस यही प्रार्थना करती रही कि मेरे दोनों बच्चों के दिल में कोई फूट पैदा ना हो। लेकिन उन दोनों के दिल में फूट तो पड़ चुकी थी। मेरी बेटी बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, लेकिन माँ की हालत को देखकर उसने रोते हुए अपनी रात गुजार दी थी। अगली सुबह वो सीधी शहर के एक बड़े वकील के पास गई थी। उसने वकील को सारी कंडीशन बता दी थी। वकील उसका मुकदमा लड़ने के लिए तैयार हो चुका था, लेकिन मेरी बहू ने अपनी बदनामी होने से पहले ही मोहल्ले में अफवाह फैला दी थी कि दिव्या यहाँ इसलिए आई है ताकि अपने भाई से जायदाद हथिया सके। मेरी बहू ने मेरी बेटी को बदनाम करने की पूरी पूरी कोशिश की थी। वक्त गुजरने के साथ साथ नंद और भाभी में
दुश्मनी बढ़ती जा रही थी। मेरी बहू ने उसके खिलाफ साजिशें करना शुरू कर दी। उसने मेरी बेटी के कागजात छुपाने की कोशिश की, लेकिन मेरी बेटी ने अपनी भाभी की सारी साजिशों को नाकाम बनाकर रख दिया था। इतना ही नहीं, एक रात तो मेरी बहू ने दिव्या को डराने और यहाँ से भगाने की कोशिश भी की थी। उसने उसको भगाने के लिए गुंडों को भिजवाया था, लेकिन मेरी बेटी ने गुंडों का अच्छी तरह से मुकाबला किया। मेरी बेटी कोई बेवकूफ़ लड़की नहीं थी जो मामूली से गुंडों से डर जाती। यहाँ तक कि उसने चुपके से पुलिस को भी खबर दे दी थी और पुलिस ने मौके पर जाकर उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आधी रात को सभी मोहल्ले वाले मदद की पुकार सुनकर जाग चुके थे। मैं तो जख्मी हालत में ही अपने कमरे में पड़ी रहती थी, लेकिन मुझे रेखा बहन सब कुछ बताती रहती थी और मेरी बेटी जो कुछ भी कर रही थी उसके बारे में मुझे सब खबर रहती थी। मेरी बहू अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। उसने मेरे बेटे को दिव्या के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया, जिस पर जीवन ने अपनी बहन को धमकी दी कि वो अपना केस वापस ले ले, वरना वो उससे सारे रिश्ते नाते तोड़ देगा। लेकिन दिव्या तो अपने भाई की बात मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी और उसने जीवन की बात को भी नहीं माना। यहाँ तक कि मेरे बेटे ने अपनी ही बहन को घर से निकालने की धमकी भी दी, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं डरी, क्योंकि वो पीछे हटने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। मुझे डर लग रहा था कि कहीं मेरी दिव्या के साथ कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि मेरे बेटे ने तो अपनी पत्नी के कहने पर अपनी बहन और माँ से बिल्कुल ही बोलना तक खत्म कर दिया। कुछ ही दिनों के अंदर घर दो हिस्सों में बढ़ चुका था। एक हिस्से में तो हम दोनों माँ बेटी रहते थे और दूसरे हिस्से में वो दोनों पति पत्नी रहते थे। मेरी बेटी और मेरे बेटे ने पूरी तरह से बोलना बंद कर दिया, जिसकी वजह से उनके बीच एक ऐसी दरार पड़ चुकी थी जो दिन ब दिन खत्म होने के बजाय बढ़ती ही जा रही थी। एक रात मैं अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी और दिव्या मेरे बराबर में आकर बैठ गई और मेरा हाथ पकड़कर बोली, माँ, क्या मैं इस झगड़े की वजह जान सकती हूँ? भाभी का व्यवहार शुरू शुरू में तो आपके साथ बहुत अच्छा होता था। उन्होंने कभी आपके साथ कुछ गलत नहीं किया। मैंने कहा, बेटी, तुम्हारे लंदन जाने के बाद ही बहू का व्यवहार मेरे साथ ऐसा हुआ था, बल्कि दिन ब दिन उसका सुलूक मेरे साथ बदतर होता जा रहा था। तुम्हारी भाभी ने कुछ ही दिनों के अंदर अंदर मेरे बेटे को अपनी मुट्ठी में कर लिया और तुम तो जानती हो कि तुम्हारे भैया भाभी की लव मैरिज हुई थी, इसलिए मेरा बेटा आसानी से उसकी बातों में आ गया। उसकी हर बात मानता है और उस पर अंधविश्वास भी करता है। उसे अपनी पत्नी के सिवा कुछ भी नजर नहीं आता। धीरे धीरे अदिति ने पूरी तरह से मेरे बेटे को अपने काबू में कर लिया और कुछ ही दिनों में मेरे बेटे को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। ये सब कहते हुए मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने आगे अपनी बेटी को बताया, बेटी, तुम्हारी भाभी हर दिन मुझे एक नई तकलीफ देने की कोशिश करती थी। हालांकि मैंने कभी उसे कुछ भी नहीं कहा था, बल्कि मैं उसकी हर बात को मानती थी। वो मुझसे घर के काम भी करवाया करती थी, मैं घर के भी सारे काम करती थी, लेकिन पता नहीं फिर भी वो मुझसे किस जन्म का बदला ले रही थी। दिन ब दिन अदिति का व्यवहार मेरे साथ बदलता जा रहा था। वो मुझे खाना तक नहीं देती थी। अगर कभी कोई काम गलत हो जाता तो मुझे गालियां देना शुरू कर देती थी और कभी कभी तो वो मुझे मेरे ही कमरे से निकालकर आंगन में डाल देती थी। कहती थी कि आंगन में सोया करो ताकि सुबह की धूप से तुम्हारी आंख जल्दी खुल जाया करे। कमरे में तो तुम देर तक सोती रहती हो, जिसकी वजह से घर के काम को देर हो जाती है। लेकिन बेटी, मैं सच कहूँ तो मैं सुबह 8 बजे तक उठ जाती थी और जल्दी जल्दी घर के काम भी कर लेती थी। मैंने कई बार इसकी शिकायत जीवन से करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने तो कभी भी अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहा था। वो खामोशी से मेरी बात सुन लेता था और उसे कभी इसीलिए कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो अपनी पत्नी से बहुत डरता है और अदिति को भी किसी बात का कोई डर नहीं था। वो भी दिन ब दिन शेरनी बनती जा रही थी, क्योंकि कभी भी किसी ने उसे रोकने और टोकने की कोशिश नहीं की थी। इतना कहकर मैं फूट फूट कर रोने लगी थी जब मेरी बेटी ने कहा था कि माँ, आप फिक्र मत करो, मैं उन दोनों से आपका एक एक दुख का बदला लेकर रहूंगी। मैंने उसको समझाया था कि बेटा, ध्यान रखना, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, लेकिन मेरी बेटी बार बार यही कह रही थी कि माँ, अब आपको अपने बेटे की परवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक दिन मेरी बेटी ने मेरी बहू को किसी से बात करते हुए सुना था। मेरी बहू कह रही थी कि वो बुढ़िया जब तक जिंदा है तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। कागज मेरे पास है, सलामत पड़े हुए हैं, लेकिन हमें हर कदम संभल संभल कर उठाना होगा। वो किसी से फोन पर धीमी आवाज में बात कर रही थी और मेरी बेटी ने किचन की तरफ जाते हुए सब कुछ चुपके से सुन लिया था। हकीकत ये थी
कि मेरी बहू मेरी जायदाद को हथियाने के लिए ये सब कुछ कर रही थी और इस सब में उसके परिवार वाले भी उसके साथ मिले हुए थे और उसी की मदद कर रहे थे। अगली सुबह ही मेरी पड़ोसन रेखा बहन, जिसने मेरी मदद की थी, उसने मेरी बेटी को अपने पास बुलाया और उसने उसे बताया कि अदिति और उसके मायके वाले बहुत खतरनाक लोग हैं। वही हमारे इस घर को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। उसने मेरी बेटी से कहा कि बेटा, मैंने काफी बार तुम्हारी माँ को रोटी के एक एक निवाले के लिए तरसता हुआ देखा था। दरअसल तुम्हारी भाभी चाहती हैं कि तुम्हारी माँ जल्द से जल्द मर जाए और उसकी सारी जायदाद उसके हाथ में आ जाए। घर तो पहले ही उसने अपने कंट्रोल में कर रखा है, अब आगे तुम देख लो बेटा। मेरी बेटी ये सब सुनकर हैरान रह गई थी। उसने घर आकर कुछ पुराने कागजात को तलाश करने की कोशिश की थी। कुछ देर की तलाशी करने के बाद वो कागजात उसे मिल चुके थे, लेकिन जब उसने उन कागजात को खोलकर पढ़ने की कोशिश की तो उसके कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि उन कागजात में से कुछ पन्ने फाड़े जा चुके थे। अब मेरी बेटी को सारी चाल समझ आ चुकी थी। वो दोनों पति पत्नी जायदाद हथियाने के लिए ही ये सब कुछ कर रहे थे। जब उसने फटे हुए कागजात का जिक्र मेरे साथ किया तो मैंने अपनी बेटी को बताया कि बेटा, मैंने काफी बार जीवन को बात करते हुए सुना था कि जब माँ मर जाएगी तभी ये सब कुछ उनके हवाले होगा। बेटा, मुझे तो डर है कि कहीं किसी दिन वो मेरा गला दबाकर मुझे ऊपर वाले के पास ही ना पहुंचा दे। इतना कहकर मैं रोने लगी थी और मैंने ये सब कुछ बहुत डरते डरते अपनी बेटी को बताया था। हकीकत पता चलने के बाद तो मुझे जीवन से ही डर लगना शुरू हो चुका था, क्योंकि वो अपनी पत्नी के साथ मिलकर लालच में इस कदर अंधा हो चुका था कि उसे न ही अपनी माँ दिखाई दे रही थी और न ही अपनी जान से प्यारी बहन। मेरे बेटे की आंखों पर तो लालच की पट्टी बन चुकी थी। अब मेरी बेटी और मेरे दिमाग में खतरे की घंटी बजना शुरू हो गई, क्योंकि काफी दिनों से मेरे बेटे और उसकी पत्नी ने खामोशी रखी हुई थी। उन दोनों की खामोशी किसी तूफान के आने का अंदेशा दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कुछ बड़ी साजिश चलने के लिए तैयारी कर रहे हैं। दरअसल मेरा बेटा गलत नहीं था, वो बहुत अच्छा था और मैंने उसे हमेशा से ही अच्छे संस्कार दिए थे। लेकिन अदिति से दोस्ती करने के बाद वो बुरे कामों में शामिल होने लगा। बुरे लोगों के साथ उसने उठना बैठना शुरू कर दिया था। अदिति उसके साथ कॉलेज में पढ़ती थी और वो उसकी बहुत अच्छी दोस्त भी थी। कॉलेज में पढ़ने वाले कुछ दोस्तों के साथ एक दिन नशे की हालत में पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी कर लिया। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था और मेरे बेटे पर कर्ज बढ़ता जा रहा था। उसने अदिति के साथ लव मैरिज की थी। हम मिडिल क्लास लोग थे और उसने अपने लिए अदिति जैसी अमीर लड़की को चुना था ताकि उसे दौलत की कभी भी कमी न हो। लेकिन जिस लड़की ने उससे शादी की थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। वो बेहद चालाक और मक्कार लड़की थी। उसने कुछ ही दिनों के अंदर अंदर मेरे बेटे के साथ साथ मेरे पूरे घर पर कब्जा कर लिया। वो दोनों पति पत्नी ही दौलत के पुजारी थे। हालांकि अदिति तो शुरू से ही अमीर परिवार से संबंध रखती थी, लेकिन फिर भी और दौलत के लालच ने उसे बिल्कुल ही अंधा करके रख दिया। वो चाहती कि मेरा जो घर है और मेरे पति की जो जमा पूंजी है और जो मेरी बेटी लंदन से मेरे लिए भेजती है, वो सब कुछ जल्द से जल्द उनके हाथ में आ जाए। इसी वजह से मेरी बहू ने अपना व्यवहार मेरे साथ बदल लिया। जब तक मेरी बेटी यहाँ मौजूद थी तब तक तो उसने मजबूरन अपना व्यवहार मेरे साथ अच्छा रखा, लेकिन जैसे ही मेरी बेटी लंदन पढ़ने के लिए चली गई तो तब से ही अदिति ने अपनी असलियत दिखानी शुरू कर दी थी और वो मुझ पर जुल्म और सितम करना शुरू कर चुकी थी ताकि मैं जल्द से जल्द मर जाऊं और मेरा सब कुछ उन दोनों के हाथ में आ जाए। ये सब कुछ जब मेरी बेटी को पता चला तो उसके कदम जमीन पर जम चुके थे। उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका मासूम दिखने वाला भाई इस कदर चालाक और मक्कार भी हो सकता है। उसने बात करने के लिए रात को ही अपने भाई को बुलाया था ताकि वो उसके साथ डायरेक्टली बात कर सके। उसने जीवन से कहा था कि तुम लोग मेरी माँ को मारना चाहते हो, ऐसा मैं नहीं होने दूंगी और ना ही उनका कुछ भी तुम लोगों के हवाले होने दूंगी। जीवन ने कहा, तो फिर बात साफ कर लेते हैं। माँ हमारे रास्ते की रुकावट है, इसलिए हम उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं। मेरी बेटी ने अपने भाई को समझाया था कि जो कुछ भी तुम लोगों के पास है वो मेरी माँ की ही मेहनत से बना हुआ है और आज इस माँ को मारने पर तुम तुले हुए हो। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती भैया। मुझे तो अफसोस हो रहा है कि एक बेटा ही अपनी माँ को मारने के बारे में सोच रहा है। उसने अपने भाई की आंखों में आंखें डालकर कहा, भैया, कल को आपकी औलाद भी आपकी तरह ही होगी और वो भी आपको मारने के बारे में सोचेगी। तब आपको पता चलेगा कि माता पिता का दुख क्या होता है। लेकिन बहन की बातों का तो जीवन पर
कुछ भी असर नहीं पड़ा था, क्योंकि दौलत के लालच में वो बिल्कुल ही अंधा हो चुका था। वो सिर्फ अपनी ही जिंदगी को बेहतर बनाना चाहता था। उसे किसी और की कुछ भी परवाह नहीं थी। उसकी पत्नी भी उसकी पूरी तरह से साथ दे रही थी। दोनों इकट्ठे खड़े हुए थे अपने लालच के लिए। वो अपने लालच को पूरा करने के लिए अच्छे और बुरे की तमीज भी भूल चुके थे। अभी वो दोनों भाई बहन आपस में बातें ही कर रहे थे कि दरवाजे पर छुपी हुई मेरी बहू भी उनके सामने आ गई थी। लेकिन वो तो बहुत हंस रही थी, क्योंकि उसको किसी भी चीज का कोई डर नहीं था। उसने मेरी बेटी को ताना देते हुए अंदाज में कहा था कि तुम तो लंदन से आई हो, जाओ और अपने घर बार पर ध्यान दो। तुम्हें क्या पता कि गरीबी क्या होती है। हालांकि मेरी बहू ने भी तो अपनी जिंदगी में किसी चीज की कमी महसूस नहीं की थी, मगर फिर भी वो बार बार अपनी जुबान से गरीबी का नाम निकाल रही थी। रात का समय था जब मेरे बेटे ने अपनी पत्नी की मदद से एक प्लान बनाया। उन दोनों ने मुझे और मेरी बेटी को एक केस में फंसाने की कोशिश की थी, ताकि हम दोनों डरकर लंदन भाग जाएं और उनके रास्ते की एक और दीवार हटे और जल्द से जल्द वो अपने मकसद को पाने के लिए कामयाब हो जाएं। लेकिन मैं और मेरी बेटी उनके लिए कोई आसान जगह नहीं थी, क्योंकि मेरी बेटी बिजनेस वुमेन होने के साथ साथ पढ़ी लिखी भी थी। इसलिए वो जानती थी कि किसी मामले को किस तरह से हैंडल करना है। वो जानती थी कि सच एक दिन सबके सामने आ ही जाएगा, क्योंकि उसे अपने भाई और भाभी के इरादे बहुत ज्यादा खतरनाक महसूस हो रहे थे। लेकिन उसने पक्का इरादा कर लिया था कि वो एक भी लम्हे के लिए अपने कदमों को पीछे हटाने के बारे में सोचेगी भी नहीं। उसने वकील की मदद से पुलिस को भी अपने साथ शामिल कर लिया, ताकि जब भी उनको जरूरत पड़े तो पुलिस को सब कुछ पहले से ही पता हो। उसने मुझे तसल्ली दी और कहा कि वो सब कुछ अच्छी तरह से संभाल लेगी, इसलिए हमें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। मैंने जब अपनी बेटी की बात सुनी तो मेरी परेशानी में कुछ हद तक कमी आ चुकी थी, क्योंकि मुझे अपनी बेटी पर पूरा विश्वास था। इस मुश्किल समय में मेरा अपनी बेटी के सिवा कोई नहीं था और ना ही कोई मदद कर सकता था। मेरी बेटी से बढ़कर कोई भी मेरी देखभाल नहीं कर सकता था। मेरी बहू तो ऐसी थी जो मुझे मारने पर तुली हुई थी, और बेटा भी पूरी तरह से अपनी पत्नी के साथ मिला हुआ था, क्योंकि उसकी पत्नी ने लालच की पट्टी मेरे बेटे की आंखों पर बांध दी थी। दरअसल वो दोनों पति पत्नी दुबई शिफ्ट होना चाहते थे, लेकिन उनके पास पूरे पैसे नहीं हो सके और वो मुझे भी छोड़कर नहीं जा सकते थे, क्योंकि मेरा हिंदुस्तान में कोई भी नहीं था। इस वजह से उन्होंने मुझे मारने की कोशिश शुरू कर दी, ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। वो मेरे मरने के बाद सब कुछ बेचकर विदेश जाकर वहां पर शिफ्ट होने का इरादा रखते थे। इस वजह से उन्होंने मेरे साथ बेवजह ही बुरा सलूक करना शुरू कर दिया, ताकि मैं जल्द से जल्द अच्छा खाना और अच्छी देखभाल न मिलने की वजह से मर जाऊं और उनकी जान छूट जाए और वो अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारना शुरू कर दें। वो सब कुछ अपने बेहतर भविष्य के लिए कर रहे थे, लेकिन उनका तरीका गलत था। उन्होंने अपना भविष्य बेहतर करने के लिए गलत रास्ते को चुना था, और वो इस रास्ते पर बिना कुछ सोचे समझे चलते ही जा रहे थे। वो दोनों किसी की बात सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। कुछ ही दिनों के बाद कोर्ट में उनकी पहली पेशी आई थी। इस पर भी मेरे बेटे और बहू को कोई भी फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि उन्होंने अपनी तरह से पूरी तैयारी कर ली थी। उन्होंने एक अच्छे वकील को हायर कर लिया था। हमारा और उनका दोनों वकील ही मुकाबले के थे। अदालत का कमरा बुरी तरह से भरा हुआ था। एम्बुलेंस की मदद से मुझे भी अदालत में लाया गया, ताकि मैं भी अपनी गवाही दे सकूं। मेरे पूरे शरीर पर पट्टियां बनी हुई थीं, क्योंकि मैं इतनी ज्यादा जल चुकी थी कि मेरे शरीर के जख्म धीरे धीरे पस छोड़ रहे थे। उसी समय मेरा बेटा और बहू बहुत ही घमंड के साथ अदालत के कमरे में दाखिल हुए। उनके साथ उनका वकील भी आया हुआ था, जिसके हाथों में कागजों का एक बहुत बड़ा ढेर था। जज साहब अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे। जैसे ही मुकदमा शुरू हुआ, मेरी बहू और बेटी की तरफ से हायर किए गए वकील ने बोलना शुरू कर दिया। उसका कहना था कि ये सब कुछ झूठ है। मेरे क्लाइंट पर इल्जाम लगाने की कोशिश की जा रही है, उनको फंसाया जा रहा है। श्रद्धा जी पर गर्म पानी गिरना सरासर एक हादसा था, ना कि किसी की साजिश। इस वकील की बात सुनने के बाद दूसरा वकील आगे बढ़ा और उसने हमारी पड़ोसन रेखा बहन को अदालत के कमरे में दाखिल होने के लिए कहा। जैसे ही मेरे बेटे और बहू की नज़र पड़ोसन पर पड़ी, उनके चेहरे का तो रंग ही उड़कर रह गया, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि रेखा बहन उन लोगों के खिलाफ बोलने के लिए अदालत के कमरे में भी आ जाएंगी, क्योंकि वो तो सिर्फ उसे एक कमज़ोर औरत समझ रहे थे। उन्हें क्या पता था कि वो उनके खिलाफ गवाही देने के लिए भी अदालत के कमरे में आ जाएंगी।
रेखा बहन के चेहरे पर डर और हिचकिचाहट साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन मेरी बेटी ने उनका हाथ थाम लिया था ताकि उन्हें हौसला हो और उनके दिल में मौजूद डर पूरी तरह से खत्म हो जाए। रेखा बहन ने कटघरे में खड़े होकर बोलना शुरू कर दिया था। उन्होंने सबके सामने सब कुछ सच-सच बता दिया था कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि जीवन की पत्नी अदिति ने जानबूझकर श्रद्धा बहन पर खौलता हुआ पानी गिराया था ताकि वो जल्द से जल्द मर जाए। रेखा बहन की बात सुनकर मेरी बहू के चेहरे का रंग उड़ चुका था, क्योंकि उसने सोचा हुआ था कि वो जो कुछ भी मेरे साथ करेगी, इसके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। हमारी तरफ से हायर किए गए वकील ने मेरे अस्पताल की रिपोर्ट भी जज के सामने पेश कर दी ताकि जज साहब को सब कुछ पता चल सके। लेकिन रेखा बहन की बात सुनकर जज साहब की आंखों में सख्ती आ चुकी थी। वकीलों के बीच सवाल जवाब का सिलसिला काफी देर तक जारी रहा था। कभी उनके बीच ऊंची आवाजें हो जाती थी और कभी धीमी, क्योंकि कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। समय गुजरता जा रहा था। वकील ने भी वो कागजात अदालत के कमरे में पेश कर दिए जिनमें कुछ पन्ने मौजूद नहीं थे, ताकि सबको पता चल सके कि किस तरह मेरे बहू और बेटे ने जबरदस्ती मेरी प्रॉपर्टी पर कब्जा करने की कोशिश की है। वकील ने रजिस्ट्री ऑफिस से भी रिकॉर्ड में से पुराने कागजात अदालत के कमरे में पेश किए, जिनसे साफ जाहिर हो रहा था कि आधी से ज्यादा प्रॉपर्टी मेरे अपने नाम पर मौजूद है। भले ही हमारे घरेलू हालात मामूली थे, लेकिन मेरे पति की काफी सारी जमीनें थीं जो मेरे नाम कर दी थी। अदालत में मौजूद लोग हैरानी के साथ एक दूसरे को तकना शुरू हो चुके थे, क्योंकि उनको बिल्कुल भी विश्वास नहीं आ रहा था कि एक बेटा भी अपनी माँ के साथ ऐसा सलूक कर सकता है, सिर्फ दौलत के लालच में आकर। अब क्योंकि ज्यादातर दलीलें मेरे अपने हक में साबित हो रही थी, समय गुजरने के साथ साथ मेरी बहू के चेहरे का रंग उतरता जा रहा था, क्योंकि उसे अपनी शिकस्त साफ दिखाई दे रही थी। मेरे बेटे ने काफी बार झूठ बोलने की कोशिश की थी, लेकिन वो हर बार अपनी कोशिश में नाकाम हुआ था। उसने खुद को बेइज्जती से बचाने के लिए अपनी माँ पर इल्जाम लगाया था कि मेरी माँ पागल हो चुकी है, लेकिन उसका कोई भी सच साबित नहीं हुआ था। इस वजह से जज साहब उसकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। कुछ ही लम्हों के लिए अदालत के कमरे में पूरी तरह से खामोशी छा चुकी थी। सबकी नजरें फैसले के इंतजार में थीं। जज साहब भी खामोश बैठे हुए थे, क्योंकि अब फैसला सुनाने का समय हो चुका था। हर नज़र जज साहब की जुबान से निकलने वाले शब्दों का इंतजार कर रही थी। और फाइनली जज साहब ने अपना आखिरी फैसला सुनाना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि श्रद्धा जी के साथ जुल्म हुआ था, इसलिए जज साहब ने नाजायज तरीके से जायदाद हथियाने की वजह से और इन्वेस्टिगेशन की वजह से मेरे बहू और मेरे बेटे को कसूरवार साबित कर दिया, क्योंकि वो दोनों कसूरवार थे। उन्होंने न सिर्फ एक गलती की थी, बल्कि उन्होंने एक गलती के बाद दूसरी गलती भी की थी। जज साहब की बात सुनकर अदालत के कमरे में भूचाल आ चुका था। कुछ लोगों के चेहरे खुशी की वजह से मुस्कुरा रहे थे और कुछ लोगों के चेहरे के रंग उड़ चुके थे। जो लोग मेरे हक में थे, उनके चेहरे की खुशी साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन मेरे बेटे और बहू के चेहरों पर हवाइयां उड़ चुकी थी। उन्होंने अपनी गलतियों को छुपाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन फिर भी उनकी गलतियां सबके सामने आ चुकी थी। मेरे बेटे ने कांपते हुए मेरी तरफ देखा था, क्योंकि वो अपनी माँ से अब माफी मांगना चाहता था, सजा से बचने के लिए। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अदालत के फैसले ने उन दोनों को कानून के शिकंजे में जकड़ लिया था। मेरी बहू को कैद और जुर्माने की सजा सुनाई गई थी और मेरे बेटे को अदालत ने सख्त हुक्म जारी किए थे। कुछ ही देर में पुलिस के ऑफिसर आगे की तरफ बढ़े और उन्होंने उन दोनों के हाथों में हथकड़ियां डाल दी थी। मेरी बहू ने चीखना शुरू कर दिया और धमकियां देने की कोशिश की, लेकिन उसके चिल्लाने और धमकियां देने का किसी पर भी कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि कोई भी उसकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। लोगों की भीड़ में दोनों के खिलाफ बातें होना शुरू हो गईं। वहां मौजूद सारे लोगों की जुबानों पर अलग अलग तरह की कहानी थी। जैसे ही पुलिस वालों ने मेरे बेटे को ले जाने की कोशिश की, तो उसने रोना शुरू कर दिया और उसने जोर से पुकारा था, माँ, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं तुमसे अपनी गलतियों की माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दो, मुझे बचा लो माँ, मैं जेल नहीं जाना चाहता। उसने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया और मेरी बहू भी रो रही थी। लेकिन अब मैंने अपने दिल को पक्का कर लिया और अपने बेटे की कोई भी बात नहीं सुनी, क्योंकि मैं अपने बेटे को माफ करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। एक दिन मेरे शरीर के जख्म तो भर जाने थे, लेकिन मेरी आत्मा पर जो जख्म लगे थे वो कभी खत्म नहीं होते। बेटे की हालत को देखकर
मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन मैंने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। मैं अपने बेटे को किसी भी हाल में माफ नहीं कर सकती थी। मैंने अपने दोनों बच्चों की परवरिश अपने पति के बिना की थी। मैंने सबसे ज्यादा लाड प्यार अपने बेटे को ही किया था। मेरी बेटी को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, तो मैंने उसे अपनी मेहनत की कमाई से पढ़ाया था। जवान होने के बाद मेरी बेटी ने कहा कि वो लंदन पढ़ने के लिए जाना चाहती है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। मेरे पति की दी हुई जमीन जायदाद को मैंने कभी बेचने का इरादा नहीं किया था, मगर मेरी एक जमीन थी जिसको बेचकर मैंने अपनी बेटी को लंदन में पढ़ने के लिए भेज दिया। मैंने इसकी ख्वाहिश पूरी कर दी। हमारी कोई भी जमीन बनी हुई नहीं थी। मैं चाहती तो किसी भी जमीन पर घर बनाकर उसे किराए पर देकर अपना और अपने बच्चों का गुजारा आसानी से कर सकती थी, लेकिन मैं चाहती थी कि मेरे पति की खरीदी हुई कोई भी जमीन न बिक सके। मगर मैं अपनी बेटी की जिद के आगे मजबूर हो चुकी थी और फिर उसका पढ़ने का सपना भी पूरा करना चाहती थी। इसीलिए दिल पर पत्थर रखकर मुझे अपने पति की एक जमीन बेचनी पड़ गई और मेरी बेटी लंदन पढ़ने के लिए चली गई। वहां जाकर उसने खबर भेजी कि वो शादी भी कर चुकी है और उसकी पढ़ाई भी कुछ सालों के बाद पूरी हो गई, लेकिन उसने वहां तरक्की भी हासिल कर ली थी। मुझे अपनी बेटी से कोई नाराजगी नहीं थी कि उसने यहाँ शादी क्यों नहीं की, क्योंकि मैं जानती थी कि पढ़े लिखे बच्चे ऐसे ही होते हैं। वहां जाकर जब मेरी बेटी एक कामयाब औरत बन गई तो मुझे बहुत खुशी हुई, और आज मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई जब मेरी बेटी ने अकेले ही डटकर अपनी माँ को इंसाफ दिलाया और अपने भैया भाभी को उनकी गलतियों की सज़ा दिलवाई। मेरी बेटी भी आज मेरे गले से लिपटकर रो रही थी, क्योंकि जिस भाई पर वो अपनी जान छिड़कती थी, उस भाई ने भी उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। उसने ऊपर वाले से अपने भाई के लिए बहुत प्रार्थना की थी, लेकिन उसके भाई ने तो उसकी माँ को पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया था। अदालत से निकलते समय मैंने अपने बेटे से सिर्फ इतना कहा था कि बेटा, मैं तुम्हें एक न एक दिन माफ कर दूंगी, लेकिन मेरा ऊपर वाला तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। अच्छा होता कि ऊपर वाला मुझे तुम जैसा बेटा ही न देता। मुझे तुम जैसे बेटे की अब जरूरत नहीं। मेरी बात सुनकर मेरा बेटा दहाड़े मार मार कर रोने लगा। पुलिस वाले उसे घसीट कर ले जा रहे थे, लेकिन वो बार बार मुझसे माफी मांग रहा था। कुछ ही दिनों के बाद वो अपना दिमागी संतुलन खो बैठा। अदालत के फैसले की वजह से मैं बहुत खुश थी, हालांकि मुझे पता था कि मैं कभी भी अपने बेटे से दोबारा नहीं मिल पाऊंगी। फिर भी मुझे सुकून था। सारी मुश्किलें मेरी जिंदगी से अब खत्म हो चुकी थी, क्योंकि मेरी बेटी मेरे साथ थी। उसने मुझे कहा था कि वो मुझे अपने साथ लंदन लेकर जाएगी, क्योंकि उसका पति बार बार उसे फोन करके बुला रहा है और कह रहा है कि तुम अपनी माँ को लेकर यहीं पर आ जाओ। यहाँ पर मम्मी जी की एक नई जिंदगी शुरू होगी और हम यहाँ उनका बहुत ख्याल रखेंगे। मैंने अभी तक अपने दामाद को नहीं देखा था। मेरी बेटी ने बताया था कि उसका पति एक बहुत अच्छा इंसान है, इसलिए मैं अपने दामाद से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। इतने बड़े हादसे के बाद मैं अपनी बेटी के साथ लंदन जाने के लिए तैयार हो चुकी थी, क्योंकि यहाँ हिंदुस्तान में मेरा कोई भी ऐसा नहीं था जिसके सहारे मैं अपनी ज़िंदगी गुजार सकती और जो पूरी तरह से मेरी देखभाल कर सकता। यहाँ पर पड़ी हुई मेरे पति की ज़मीनें उनकी आखिरी निशानी है, जिनको मैंने आज तक नहीं बेचा। उन सभी ज़मीनों को मैंने अपनी बेटी के नाम कर दिया और कुछ दिनों के बाद मैं अपनी बेटी के साथ लंदन चली गई। लेकिन लंदन जाने से पहले एयरपोर्ट पर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपने देश को छोड़कर जाऊं। अगर यहाँ पर मेरे साथ जो कुछ हो चुका था, अब मैं यहाँ रहकर उस सबको याद नहीं करना चाहती थी। जैसे ही हम लंदन पहुंचे तो वहाँ की एक ठंडी हवा ने मेरा स्वागत किया था, जिसकी वजह से मैंने सुकून की सांस ली थी। एयरपोर्ट पर ही मुझे मेरे दामाद हैरी लेने के लिए आ गए थे, जो लंदन में ही रहते थे और मेरी बेटी से बहुत प्यार करते थे। मेरी बेटी बहुत खुश थी। मैंने अपनी बेटी को गले से लगाया और अपने बेटे दामाद को आशीर्वाद दिया था। मेरी बेटी भी अपने पति को इतने दिनों के बाद देखने की वजह से भावुक हो गई थी। मेरे दामाद ने हाथ में पड़े हुए फूल मुझे दिए। कुछ ही घंटों का सफर तय करने के बाद हम उस घर में पहुंच गए जिसमें मेरी बेटी अपने बच्चों के साथ रहती थी। वहां पर उस घर में मौजूद नौकरों ने मेरा बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखा था। मैं यहाँ लंदन में अपनी बेटी और अपने दामाद के साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजार रही हूँ, और जल्द ही अब मेरी बेटी भी मुझे नानी बनाने वाली है। मुझे इंतज़ार है उसकी संतान का, क्योंकि मेरी बेटी और दामाद तो अपने कारोबार में लगे रहते हैं। मैं उसके बच्चों को संभालकर अपना अकेलापन दूर कर सकूंगी। मैं लंदन में अपने देश से दूर ही सही, लेकिन खुश हूँ, मगर मुझे अपना देश आज भी बहुत याद आता है।
दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।